खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। अच्छे दिन आने वाले हैं का सपना दिखाने वाली मोदी हुकूमत के लिए बुरे दिन आ सकते हैं। महंगाई कम करने का वादा करने वाली बीजेपी हुकूमत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। ईंधन के बढ़ते दाम और ऊपर से कमजोर मानसून की खबर ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। महंगाई को कम करने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार वुज़रा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन सब चैलेंजेस के बीच मोदी महंगाई पर कैसे काबू पाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंद पाक रिश्तों की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हिंदुस्तान आमद के बाद दोस्ती की बात अभी शुरू हुई थी कि पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहद पर गोलीबारी शुरू कर दी। क्या ये पाकिस्तान का धोखा नहीं है? क्या पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है? ऐसे हालात में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब मुफीद जिलानी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और महंगाई कैसे काबू में होगी, मोदी महंगाई को लेकर जिस फिक्र का इजहार कर रहे हैं, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल होंगे कांग्रेस लीडर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, और लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मनोज मिश्रा साहब भी। और दरमियान में हिंद पाक रिश्तों को लेकर जो सरगर्मी शुरू हुई थी, उसके दरमियान जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है पाकिस्तान की जानिब से, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, और सीनियर सहाफी और डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ वेद प्रकाश वैदिक साहब हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। कमजोर मानसून और खुश्कसाली के खदशे के मद्देनजर मोदी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के 4 वुज़रा और उनके सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उमा भारती, रामविलास पासवान, अनंत कुमार, राधा मोहन सिंह और संतोष गंगवार शामिल हुए। मीटिंग में कमजोर मानसून से पैदा होने वाले मसाइल और महंगाई पर तफसील से गुफ्तगू हुई। वज़ीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने पीएम को बताया कि कमजोर मानसून के मद्देनजर सभी रियासतों को एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं। वहीं ये वुज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपनी अपनी वजारत के 100 दिन का एजेंडा भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा मसला महंगाई का है और सबसे ज्यादा मुश्किल कमजोर मानसून के खदशे ने खड़ी कर दी है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने खराब मानसून से लड़ने के लिए वजारत ज़राअत से जुड़ी वजारत बराए तक़सीमकारी को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा वजारत ज़राअत से कमजोर मानसून से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। महंगाई की शरह 8% है, लिहाजा पीएम का फिक्रमंद होना लाजमी है और इसे कम करने के लिए उन्हें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार मुफीद जिलानी साहब, और लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होंगे हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मनोज मिश्रा साहब। आपका खैर मकदम है। मनोज मिश्रा साहब, यकीनी तौर पर बीजेपी ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, तकरीबन 20 दिन हो गए हुकूमत के, महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई पर कंट्रोल तो नहीं हो पाया है। कोशिशें जरूर हो रही हैं हालांकि, और बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। मानसून ने फिक्र और बढ़ा दी है। अगर मानसून खराब होता है जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और जैसा कि खदशा है, तो कैसे और महंगाई पर कंट्रोल होगा? यह बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि 20 दिन हुए हैं, तो आप खुद समझ सकते भी 20 दिन हुए नहीं, 26 को शपथ ली थी। तो कहना यह है कि इतनी जल्दी संभव नहीं होता चीजें करना। एक राष्ट्र है, देश बहुत बड़ा है, उसको व्यवस्थित करना। लेकिन एक चीज तय है कि देश को वित्तीय प्रबंधन मिलेगा और जो गुड्स मैनेजमेंट है, जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारी चीजें हैं, जो प्रबंधन से संबंधित चीजें हैं, अगर ये ठीक कर ली जाएंगी तो महंगाई पर एक उचित नियंत्रण दिखेगा और होगा भी। रही बात मानसून की, तो मानसून में भी प्रबंधन की आवश्यकता बहुत होती है। अगर हमने उचित प्रबंधन कर लिया, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं,
तो आप ये मानिए कि काफी चीजें मैनेजेबल हैं। जी 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 जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं। हम आपके पास आते हैं मनोज मिश्रा साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस लीडर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, बीजेपी ने वादा किया था कि महंगाई कंट्रोल करेंगे। 19 से 20 दिन तकरीबन हो गए हैं हुकूमत बने हुए, महंगाई के कंट्रोल करने की कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन मॉनसून खराब होने वाला है, यह तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है। और यह खदशा बना हुआ है, इससे यकीनी तौर पर महंगाई की जो शरह है वो 8% है। और ये फिक्र की बात है नरेंद्र मोदी हुकूमत के लिए, कैसे कंट्रोल करेंगे? चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या वाकई महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता है? जी खालिद साहब, सरकार अभी अभी बनी हुई है, 15-20 दिन हुआ है। हम लोग अपने तरफ से तो ये तो नहीं कह सकते कि जो हम इमीडिएटली महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से महंगाई होती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब कितना जल्दी कर पाएंगे मोदी साहब, देखना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ इतनी दुआ कर सकते हैं कि जो जल्द से जल्द महंगाई कम हो, जितना प्राइस राइज हो रहा है ये जल्द से जल्द गिरे, ताकि आम आदमी को, गरीब आदमी को कुछ राहत मिले। जी जी जी, मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उत्तर प्रदेश के मौजूद है। मनोज मिश्रा साहब, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें कीजिए? 100 दिन का एजेंडा भी जिन वजीरों के साथ बातचीत की है नरेंद्र मोदी साहब ने, उनको कहा है कि अपना पेश करें, और 100 दिन के एजेंडे में यह है कि महंगाई को किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। बहुत बड़ा चैलेंज है, यकीनी तौर पर पिछली सरकारें भी झेलती रही हैं खराब मानसून को, इस बार आते ही नरेंद्र मोदी साहब को खराब मानसून का चैलेंज है। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन 10 वर्षों के कुप्रबंधन को 30 दिन के अंदर ठीक किया जाना संभव नहीं है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अभी जो मानसून की बात आ रही है, इसको अच्छे प्रबंधन के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। तीसरी बात ये है कि जो महंगाई हमको मिली है वो विरासत में मिली है। महंगाई की जो दर आप 8% बता रहे हैं, ये विरासत में मिली हुई है। तो अभी तो हमें करने को बहुत कुछ पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी करेगी भी, इसमें कतई संदेह नहीं है। जी जी, सवाल ये है कि 100 दिन एजेंडा जो आप आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। किस वजह से मुसलमान के पिछड़ापन के पीछे मेन वजह है उसकी एजुकेशन में कमी होना। हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, ना कि किराएदार। पॉपुलेशन फर्ज कीजिए 15% है, तो क्या पार्लियामेंटेरियन मुसलमान 15% है? जब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद या हाली जैसे रहनुमा हमारी कौम को नहीं मिलेंगे, हमारी कौम की हालत नहीं सुधर सकती। आजादी के बाद से मुसलमानों का हिंदुस्तान में शोषण होता चला आ रहा है। कभी इनके लीडरों ने इनका शोषण किया है, कभी इनके मजहबी रहनुमाओं ने इनका शोषण किया है। डेवलपमेंट, विकास के लिए दीनी और दुनियावी के बारे में सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे में सोचें, लेकिन असल फसाद की जिम्मेदार जो है वो अफसरान होते हैं। सौ दिन में ये नहीं कहा कि हम ये कर देंगे। मोदी जी ने ये कहा है कि 100 दिन का तय करें प्रोग्राम मंत्रालय अपने कि वो क्या क्या करेंगे इन 100 दिनों में। जबकि मनमोहन सिंह जी ने 100 दिन का एजेंडा पेश किया तो उसमें कहा था ये करेंगे। हमने कहा कि हम क्या क्या करेंगे इसको बताना है, उसके उस पर काम करना है। एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि अच्छा प्रबंधन देगी जो मोदी सरकार, वो देश में सकारात्मक परिणाम लाएगी। उससे महंगाई भी नियंत्रित होगी, मानसून का असर भी कम होगा और चीजें भी, भ्रष्टाचार भी कम होगा। कुल मिला के जमाखोरी से लेके
सारी चीजों पर नियंत्रण स्थापित होगा। जी बिल्कुल आप विश्वास रखिए। जी, यकीनी तौर पर हमें भी यकीन है, हम उम्मीद भी करते हैं। आप फोन लाइन पर बने रहिए, आप दोनों हजरात स्टूडियो में मौजूद है बातचीत के लिए सीनियर सहाफी और सियासी तहदेकार मुफीद जिलानी साहब। मुफीद जिलानी साहब, मनोज मिश्रा साहब बोल रहे हैं कि खराब मानसून अगर होता है तब भी अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छा प्रबंधन हो तो उससे निपटा जा सकता है, और 100 दिन के जो एजेंडे की बात है, 100 दिन में क्या करेंगे ये पेश करने की बात हुई है कि वो एक प्रपोजल है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि खराब मानसून के बावजूद हुकूमत कंट्रोल कर लेगी और महंगाई की शरह को कम करेगी जो उन्हें विरासत में मिली है। देखिए, महंगाई की शरह तो देखिए अभी हाल में कुछ सब्जियां जिस तरह की क्योंकि सब्जियों की पैदावार अच्छी है, मौसम बहुत गर्म था, तो किसान जो भी सब्जी थी बाजार में डाल रहा था और बहुतायत में सब्जियां आई तो सब्जियों के दाम कम हुए। लेकिन ये फौरी तौर पर, वक्ती तौर पर होता है। जिस चीज की पैदावार, जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं। मेन चीज है कि जो बराबर महंगाई की शरह कम होना तो मेरे ख्याल में अभी मुमकिन नहीं है। और ये जो 100 दिन की बात हो रही है, जिस तरह से मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं, वो प्रबंधन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 100 दिन में प्रबंधन पर ही जोर देते रहेंगे और 100 दिन के बाद कहेंगे कि भाई हम पूरे पिछले जो 10 साल की सरकार थी उसके प्रबंधन को देख रहे थे और हम अब आगे प्रबंधन ठीक करेंगे। ये तो 100 दिन में ये करने जा रहे हैं। और महंगाई के जो मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहे हैं उसमें ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह महंगाई को फिलहाल यहीं पर, जहां पर जो है, जो जिस तरह की चीजें, उनके दाम मजीद ना बढ़ें। लेकिन 26 दिन के दौरान 60 से 70 रुपए सीमेंट के कट्टे पर एक दाम बढ़ गए हैं। बहुत सी और चीजें हैं जिनकी चीजों पर दालें हैं और दूसरी चीजें हैं, इन चीजों पर दाम बढ़े हैं। सब्जियों को अगर छोड़ दिया जाए, रसोई गैस पर भी दाम बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन उससे सरकार ने कहा कि नहीं, वो उसकी कीमत नहीं। आज पेट्रोलियम मिनिस्टर ने वाजे कर दिया है कि हम लेकिन महंगाई से थोड़ी राहत अगर मिलेगी तो ये मिलेगी कि शायद वित्त मंत्री जी जो उसमें रखने जा रहे हैं बजट, उसमें इनकम टैक्स पे ही जो लोग हैं, जो सर्विस क्लास लोग हैं, उनको थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि वो ऐसे सीधे महंगाई तो कम नहीं हो पाएगी, लेकिन एक तबके को ये कह दे कि हमने इनकम टैक्स की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी है और इससे कुछ लोग जो सर्वे के साथ लोग हैं थोड़ी बहुत राहत उनको मिल सकती है। और जितने भी अभी जो मोदी साहब जिस तरह से कर रहे हैं वो अभी मेरे ख्याल में कोई फैसले लेने की स्थिति में नहीं है और बहुत जल्दी है। मैं समझता हूं उन पे कोई भी क्रिटिसिज्म अभी करना जी यकीनी तौर पर बहुत जल्दी है, वक्त भी दिया जाना चाहिए। फैसले लेने की हालत में नहीं है, वो अभी सिर्फ चीजें देख रहे हैं। वो मंत्रियों के साथ बैठ कर रहे हैं और मंत्रालयों के बारे में समझ रहे हैं कि केंद्र के जो मंत्रालय हैं किस किस तरह काम करते हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। यानी वो पूरा जायजा ले रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का कैसा काम रहा और किस तरह से काम रहा। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे? मनोज मिश्रा साहब कह रहे हैं कि जो 10 साल की विरासत मिली है और उसी की वजह से महंगाई की शरह जो है 8% है और उसी की वजह से तमाम चीजें जो हैं वो नई हुकूमत के सामने भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है मानसून का खराब होना और विरासत में 8% महंगाई की शरह मिलना। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी को और उनकी पार्टी को और उनकी सरकार को पिछले 10 साल के बारे में जितना बोलना था वो बोल चुके हैं चुनाव के कैंपेन के दौरान, और उसके मुताबिक उनको एक मैंडेट भी मिला है जो अपोजिशन सारे पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी जो है उसको हमली एक्सेप्ट किए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर है। नरेंद्र मोदी जी को अब वो 10 साल का बार बार जो मालूम वो विरासत में मिला है, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, महंगाई, ये वो बातें छोड़े और अपने सरकार पे कंसंट्रेट करें। कैसा महंगाई कम करें, कैसा लोगों को राहत दिलाए, कैसा गरीबों को राहत दिलाए, क्या सब्सिडीज दें, क्या ना करें, सरकार का क्या उसमें इंटरवेंशन रहेगा। मानसून ठीक है, मानसून के ऊपर किसी की जो है किसी की पकड़ नहीं हो सकती, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन सरकार का क्या इंटरवेंशन होंगे, सरकार के क्या मैकेनिज्म होंगे, तो कैसा महंगाई कम करेंगे, कैसा अलग अलग मिनिस्ट्रीज उसके लिए कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, कहां की सब्सिडी आएगी। जी यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को इस पर, मनोज मिश्रा साहब ये बोल रहे हैं कांग्रेस लीडर कि इस बात को नहीं छेड़ा जाना चाहिए कि बार बार के कांग्रेस को से और जो पिछली हुकूमत है उससे विरासत में मिली है इन्फ्लेशन, महंगाई और तमाम चीजें जो हैं, इस बात के बजाय कंसंट्रेशन दूसरी चीजों पर, कंस्ट्रक्टिव चीजों पर होना चाहिए नई हुकूमत का। देखिए ये डिबेट में हम लोग कह रहे हैं
आप देख लीजिए, हमारे किसी मंत्री ने बात नहीं कही अभी तक। सच बात यह कि जब आप पूछ रहे हैं तब हम ये बता रहे हैं कि ये जो चीजें हमको विरासत में मिली हैं, जी 10 साल की विरासत है, इसको हम इतनी जल्दी 20 दिन मनोज में- मिश्रा जी, जो भी नई सरकार आती है वो पिछली सरकार की अच्छाइयां बुराइयां सारी विरासत में ही मिलती हैं, वो कोई नई हाँ, नहीं, कहने देखो की ठीक बात है, नहीं होती है। आपकी आपकी जहाँ गई है सरकार प्रदेशों में, वहां उनको विरासत में मिली है। नहीं, मुझे पता है। हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, आप जो सुन ले मेरी बात, आप जब बोल रहे थे मैं चुप था। मेरा निवेदन ये है कि आप जो कह रहे हैं उसको 20 दिन के अंदर, अभी 20 दिन हुए नहीं है, 26 तारीख से सरकार की शपथ जी, हुई है। 19 दिन हुए। इतनी जल्दी आप एसेस कर रहे हैं, ये ताज्जुब की बात है। कम से कम 3 महीना तो मिनिमम पीरियड लोग देते हैं, और एकदम कह रहे हैं नहीं, हम तो ऐसे नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि अभी कोई भी बात कहना ठीक नहीं है, अभी उन्हें करने दिया जाए। मतलब ही नहीं रह गया 20 दिन में। अगर आप एसेस कर रहे हैं तो ये बहुत उचित नहीं लग रहा मुझे। जी जी। सच बात यह है कि असेसमेंट 3 महीने बाद होना चाहिए, 6 महीने बाद होना चाहिए, एक समय सीमा के बाद होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो डिबेट में ये विषय आ रहा है, हमारी सरकार ये नहीं कह रही क्या मिला थी, तो पूरा देश जानता है कि देश को क्या मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस वोट आउट हुई है, बीजेपी आई है, तो ये तो पूरा देश जानता है। देश ने भोगा है, देखा है, तो बताने की जरूरत नहीं है, देश उसको समझ रहा है। सच बात यह है कि जिस गंभीरता जैसी तल्लीना, आप कह रहे थे कि सीमेंट के दाम बढ़े, अगर आप केवल सरकार के कार्यकाल में एक वस्तु की मामला ले रहे हैं तो एक वस्तु नहीं, कई चीजें, दालों के दाम बढ़े, मैंने बताया, मैंने ये बताया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरकार को, नई सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए। 19 दिन का वक्त बहुत कम होता है। एक विषय सुन लीजिए, डीजल को सब्सिडी मुक्त करने जा रहे हैं, डीजल को सब्सिडी मुक्त करने जा रहे हैं। देखिए, जो होने दीजिए, महंगाई कुल विषय है ना। आप एक बात जानिए कि अगर ये एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के 20 दिन के शासन में सीमेंट के दाम बढ़े, तो फिर आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सेंसेक्स 25,000 के पार गया। वो अब 2 दिन से लगातार गिर रहा है, 2 दिन से लगातार गिर रहा है। वो जब वो एक खेल हो चुका, 2 दिन से लगातार गिर रहा है। हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन मनोज मिश्रा साहब लगातार, जी मुफीद जिलानी साहब, हम बात को आगे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। लेकिन हम उम्मीद जरूर करते हैं कि नई सरकार 3 से 6 महीनों में जरूर महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और कामयाब होगी, क्योंकि महंगाई पर कंट्रोल की उम्मीद करना और दुआ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम तमाम लोगों को उससे राहत मिलेगी और सरकार को जरूर वक्त दिया जाना चाहिए। 19 दिन का वक्त किसी भी सरकार के लिए बहुत कम होता है, वो तो समझने में ही वक्त निकल जाता है। यकीनी तौर पर काम करने के लिए 3 से 6 महीने का वक्त जरूर दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा साहब और डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, फोन लाइन के जरिए बातचीत में गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। हालात हादरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार वार रूम मीटिंग में तीनों जो सरबराहान हैं फौज के, उनसे मुलाकात की और जो सलामती मुशीर हैं उनसे भी मुलाकात की। वजह थी पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर हो रही गोलीबारी और जो सीज फायर है उसकी खिलाफ वर्जी। अभी रिश्तों में सरगर्मी बढ़ी थी, रिश्तों में गर्माहट की बात हो रही थी, लेकिन इसी बीच सीज फायर की खिलाफ वर्जी एक यकीनी तौर पर तशवीश की बात है। क्या पाकिस्तान की आर्मी वहां की हुकूमत के कंट्रोल में वाकई नहीं है? हुकूमत अगर चाहती है अच्छे रिश्ते पड़ोसियों से, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान से, तो क्या आर्मी उसमें रखना डालती है? इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब और सीनियर सहाफी और डिफेंस एक्सपर्ट वेद प्रकाश वैदिक साहब भी, और मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। फौरन हाजिर होते हैं। कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में लुत्फअंदोज होने के लिए पुकार रही है कश्मीर की वादियां। 21 जून से 29 जून तक
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तहज़ीयकार मुफीद गिलानी साहब, और इस सेगमेंट में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं सीनियर सहाफ़ी और दिफाई उमूर के माहिर डिफेंस एक्सपर्ट वेद प्रकाश वैदिक साहब, आपका भी खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार वार रूम मीटिंग में तीनों जो सरबराहान है फौज के और कौमी सलामती के मुशीर से बात की। इस वॉर रूम मीटिंग में सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी, भारत चीन बॉर्डर तनाज़ा और नॉर्थ ईस्ट के हालात पर बातचीत हुई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आर्मी चीफ से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात करीब 3 घंटे चली। हालांकि सरकार का कहना है कि वो सरहद और एलओसी पर अमन के ख्वाहां हैं और पड़ोसी मुल्कों के बीच अच्छे रिश्ते चाहते हैं। Aware that the maintenance of peace and tranquility on the line of control is one of the most important confidence building measures between India and Pakistan. That remains the case and will always remain the case. हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है मुफीद गिलानी साहब। मुफीद गिलानी साहब, क्या कहेंगे? अभी रिश्तों में जोश बढ़ ही रहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। वो सरगर्मी अभी शुरू हुई थी कि नवाज शरीफ के आने के बाद से कि वो गए हैं और अभी खतो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ है कि इसी बीच पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई कश्मीर में और वो गोलीबारी भी शुरू हो गई है उस जानिब से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह से नवाज शरीफ साहब यहाँ पर हरबर्दारी मोदी साहब के हरबर्दारी में तशरीफ लाए और उसके बाद में दोनों ने एक दूसरे को खैर मकदम किया, यहाँ भी वहाँ भी बुलाने की एक रिवायत जो होती है वो भी दावत दी। उसके बाद में एक शरीफ साहब ने लेटर लिखा, इधर से मोदी साहब ने जवाब दिया और बहुत अच्छे माहौल मतलब एक बन रहा था। और अड़ोस पड़ोस के चाइना के वजीर खारजा भी यहाँ पर आए थे, एक अच्छा माहौल बन रहा था। पाकिस्तान से जो सीज फायर का उल्लंघन आज हुआ है, मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए और जितनी सख्ती से भारत का रिएक्शन इसमें जितना भी हो सके वो किया जाए। मतलब मैं उसमें बदले की भावना से तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई कार्रवाई हो, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ऑफिशियल तौर पर एक जवाब जरूर भारत की तरफ से पाकिस्तान को होना चाहिए और वजीर आजम को सीधे तौर पर वहां के वजीर आजम से फोन करके बात करनी चाहिए कि भाई ये हम रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी इसके ख्वाह हैं, तो ये फौज ये आपके बॉर्डर पर क्या कर रही है, यकीनी तौर पर बातचीत करनी चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं सीपीआई लीडर अतुल कुमार अंजान साहब, भी आपका खैर मकदम है, और डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब स्टूडियो में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं। अतुल कुमार अंजान साहब, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, जिस तरह से अचानक रिश्तों में ऐसा लगा कि बहुत बेहतरी आएगी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान का दौरा भी किया और हलफबरदारी की तकरीब में शामिल हुए नरेंद्र मोदी साहब के, क्या लगता है आपको उसके बाद जाते ही खतों पे किताबत हो रही है, पूरी सरगर्मी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी होती है, ऐसे में हुकूमत का जो रिएक्शन है उस पर क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान का हर दानिश्वर, हिंदुस्तान का हर ईमानदार आदमी, हिंदुस्तान का हर वो शख्स जो दोस्ती में यकीन रखता है और खासतौर से पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती में यकीन रखता है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती परवान चढ़े। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो कल तक एक ही मुल्क थे, हमारा सारा सरमाया एक है, हमारी सांझी शहादत से सांझी विरासत हमको मिली है, साम्राज्य के खिलाफ हमने मिलकर जंग की है, हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की है। लेकिन लगता है पाकिस्तान के हुक्मरां इन 67 सालों में जमहूरियत को नहीं समझ सके, जमहूरी अंदाज को नहीं समझ सके, जमहूरियत के तौर तकाजों को नहीं समझ सके और जमहूरियत की जो एक फलाह की जरूरत है और उसके वकार को जिंदा रखने के लिए जो दोनों मुल्कों के इंसान चाहते हैं, उसकी समझ को पाकिस्तान के ओहदेदार नहीं समझ सके। पाकिस्तान की जमहूरियत कराह रही है। अभी तो भारत के प्रधानमंत्री और वजीर आजम पाकिस्तान के, उन्होंने तो एक दूसरे की वालदा के लिए किसी ने साड़ी भेजी, किसी ने जो है शॉल भेजा, हाँ शॉल भेजा। लेकिन ये गर्मी कहाँ चली गई?
ये गर्मजोशी कहाँ चली गई? लगता है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सारे सियासी चीजों के अपने हाथ में रखे हैं या वहां कोई और ताकतें हैं जो पाकिस्तान की सियासत तय करती हैं? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अतुल कलाम अंजान साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी गुफ्तगू में शामिल। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, आप पूरे हालात को कैसे देखते हैं? जो गर्मजोशी रिश्तों में आई थी, अचानक पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर की खिलाफ वर्जी से वो ठंडी पड़ती नजर आ रही है और नरेंद्र मोदी ने उसी को लेकर पीएम ने वॉर रूम मीटिंग भी की है। देखिए, इसमें दो पहलू है। हमारे देश के अवाम के रद्द अमल की आप बात कर रहे हैं या हुकूमत के रद्द अमल की बात कर रहे हैं? अवाम की जो रद्द अमल है, जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत की जो भी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया जो है बहुत एक जमाने से इंडिया पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच जंग चला रही है, जो हुकूमत के तौर पर नहीं हो रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा। जो चाइना के मुतालिक हमारे यहाँ जो फिजा है, पाकिस्तान के मुतालिक जो फिजा है, वो हुकूमत के पास नहीं है। वो नुक्ता नजर हुकूमत नहीं मानती है, चाहे चाइना के मुतालिक हो या पाकिस्तान के मुतालिक हो। रहा खिलाफ वर्जी का मामला, तो ये मान के चलना चाहिए कि वो नॉर्मल बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, एलओसी है। और जब एलओसी है तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। एलओसी है तो इसका मतलब ये हुआ है कि वहां के बॉर्डर को देख रेख करने के लिए दोनों तरह की एक बडी है। अगर कोई भी वायलेशन हो रहा है, किसी की तरफ से हो रहा है, तो पहले उस दोनों बडी को इंडिया और पाकिस्तान के बाद जो। लेकिन डॉक्टर सोहराब साहब, एक सवाल यहां पर जरूर पैदा होता है कि क्या वहां की जो हुकूमत है, वहां की जो सियासी एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसके कंट्रोल में वहां की आर्मी नहीं है? क्या आर्मी अपनी मर्जी से काम करती है? हम कैसे कह सकते हैं कि उसके कंट्रोल में आर्मी नहीं है? जब कारगिल इशू हुआ था उस वक्त नवाज शरीफ वाशिंगटन में जाकर, जिसको वाशिंगटन समझौता कहते हैं, वो वहां के आर्मी के साथ क्लिंटन ने नहीं किया था, वहां के सियासी जो निजाम थी उसके साथ किया था, जिसके बाद कारगिल का मामला खत्म हुआ। तो कैसे कह सकते हैं कि आर्मी उसके कंट्रोल में नहीं है? ये एक तरह के फिजा बनाया गया है। मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि बहुत ही संजीदगी के साथ पाकिस्तान के जो सियासी जो हुकूमत है, जो इस्लामाबाद कहते हैं, उससे वो बात करे। और इस हुकूमत का ये हक है, आवाम के, हिंदुस्तान के अवाम का ये हक है कि अपने मुल्क की दिफा करे, वो करे। हम पूरी आवाम उसके साथ है। लेकिन जिस तरह से जिंगोइज्म, जिस तरह का हॉकिस एटीट्यूड मीडिया के थ्रू, मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि बस जंग ऐलान हो चुका है, ये बहुत ही गलतफहमी है। जी, यकीनी तौर पर दोनों हुकूमतों को बात करना चाहिए। मुफीज जिलानी साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जो डॉक्टर सोहराब साहब फरमा रहे हैं और जो अतुल कुमार अंजान साहब ने फरमाया, आप उस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं इस बात से तो मुत्तफिक नहीं हूं कि वहां पर सेना, वहां की फौज का दखल वहां के मामलात में नहीं है। पूरी तरह सियासी अमल को वहां की सेना नहीं चलने देती। सबसे बड़ी कमजोरी पाकिस्तान की है। और सोहराब साहब जो कह रहे हैं, जाहिर है कोई भी अगर फैसला होगा, अगर जमहूरियत हुकूमत होगी तो हुकूमत को ही फैसला लेना होता है, जिस तरह से उन्होंने कारगिल के टाइम में नवाज शरीफ साहब ने लिया। ये बात सही है, लेकिन वहां की सेना इतना प्रेशराइज वहां की हुकूमत को करती है कि कई चीजों में वो मजबूर कर देती है। जी। और वहां की जो मुंतखिब हुकूमत होती है उसको पैर पीछे खींचे पड़ते हैं, सेना आगे बढ़ जाती है। जी। ये मामला जो है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, जैसे पहले भी कहा था, कि हमारे वजीर आजम को वहां के वजीर आजम से दोनों वजीर आजम को बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई बातचीत, कोई मामला है सीज फायर का, जी, वक्त की तंगी है। अतुल कुमार अंजान साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है डॉक्टर सोहराब साहब जो फरमा रहे हैं कि उससे आप इत्तेफाक करते हैं? आपके क्या ख्यालात हैं? मैं तो उनसे इत्तेफाक नहीं करता। वो तो शायद पाकिस्तान की सरकार की खारजा पॉलिसी के तर्जुमानकार थे जो इस तरह से बोल रहे थे। और ठीक कहा भी डॉक्टर साहब ने कि पाकिस्तान की फौज पर जिस तरह के दबाव है, शायद नवाज शरीफ की सरकार क्या करेगी और दोनों प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, बात तो कर ही रहे थे। और भारत सरकार का के लिए हमला तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। एलओसी है और फलाना है और धमाका है। एलओसी है या बॉर्डर है, इससे क्या मतलब है? सवाल यह है कि गोलियां चल रही है ना, गोलियां क्यों चल रही है? हिंदुस्तान की तरफ से तो गोली चली नहीं, पाकिस्तान की तरफ से गोली चली। वो चाहे सरकार की तरफ से चली हो, चाहे फौज की तरफ से चली हो, चाहे आईएसआई की तरफ से चली हो। ये दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती का रास्ता खुल रहा था, उसको डिरेल कर रहा है, उसको तबाह कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। इसको रोकने का काम
तो पाकिस्तान की सरकार को करना होगा, तो फिर बातचीत की बात होगी। बहुत बातचीत हो चुकी है और बहुत बातचीत अभी होनी बाकी है। लेकिन अभी तो पहले पाकिस्तान की सरकार को इस गोलीबारी को रोकना चाहिए और देखना चाहिए कि इस गोलीबारी के करने से कहीं नुकसान न हो जाए। जी, यकीनी तौर पर यह हुकूमत की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो किसी तरह से जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी है उसको रोके, वहां पर फायरिंग न होने दे। खिलाफ वर्जी नहीं होगी तो बातचीत का माहौल बनेगा और यकीनी तौर पर तभी रिश्तों में बेहतरी आएगी, गर्मजोशी आएगी। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब और अतुल कुमार अंजान साहब, चूंकि वक्त की तंगी है, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। मुफीद जिलानी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालत हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालत हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।